नमस्कार दोस्तों। आज के इस बेहद खास और दिलचस्प विश्लेषण में हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना यानी प्रियम्बल की। जरा सोचिए, आज़ादी का वो लंबा संघर्ष, हमारे देश की इतनी खूबसूरत विविधता, हमारे संसद की गूंज और लोकतंत्र की असली धड़कन, ये सब कुछ महज कुछ शब्दों में कैसे समा सकता है? प्रस्तावना सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, बल्कि ये हमारे पूरे संविधान का सार है। तो चलिए इस ऐतिहासिक और रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। हम भारत के लोग, देखिए, ये कोई आम शुरुआती वाक्य नहीं है। ये एक बहुत ही शक्तिशाली उद्घोषणा है। ये इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि संविधान की सबसे बड़ी ताकत, उसका असली अधिकार किसी बाहरी शक्ति या राजा से नहीं, बल्कि सीधे तौर पर इस देश के नागरिकों से आता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये संविधान किसी ने हम पर थोपा नहीं है, बल्कि स्वयं भारतीयों ने खुद को सौंपा है ना कमाल का विचार। तो आज के इस सफर में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा क्यों कहा जाता है। फिर चलेंगे इसके इतिहास में और उद्देश्य प्रस्ताव को जानेंगे। उसके बाद हम इसके भारी भरकम मूल सिद्धांतों को डिकोड करेंगे। फिर बात होगी सुप्रीम कोर्ट की कुछ बहुत ही दिलचस्प कानूनी लड़ाइयों की और 42वां संशोधन अधिनियम की। अंत में आपके लिए एक अल्टीमेट एग्जाम रिवीजन सारांश भी है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले पड़ाव की, संविधान की आत्मा और इसका दार्शनिक ब्लूप्रिंट। हमारे देश के जो महान न्यायविद और संविधान निर्माता थे, उन्होंने इस टेक्स्ट को सिर्फ एक पन्ना नहीं माना, बल्कि इसे देश का फंडामेंटल डीएनए माना है। जैसे कि मशहूर न्यायविद एन ए पालखीवाला साहब ने इसे संविधान का पहचान पत्र यानी आइडेंटिटी कार्ड कहा। वहीं के एम मुंशी जी ने इसे हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की जन्म कुंडली तक कह डाला। इन बातों से हम समझ सकते हैं कि प्रियम्बल बस एक इंट्रोडक्शन नहीं है, बल्कि ये पूरे संविधान का एक दूरदर्शी सार है। अब जरा इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और चलते हैं उद्देश्य प्रस्ताव की तरफ, जहां से इस प्रस्तावना की असल शुरुआत हुई थी। एग्जाम्स के नजरिए से ये टाइमलाइन बहुत अहम है, इसे ध्यान से समझिएगा। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन पेश किया था। इसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से अपना लिया गया और यही प्रस्ताव आगे चलकर हमारी प्रस्तावना बना। लेकिन यहाँ एक बहुत ही सरप्राइजिंग फैक्ट है। क्या आप जानते हैं कि प्रस्तावना को संविधान निर्माण प्रक्रिया के बिल्कुल अंत में जोड़ा गया था? जी हाँ, ऐसा इसलिए किया गया ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि ये पूरे तैयार संविधान के प्रावधानों के साथ एकदम परफेक्ट अलाइनमेंट में है। आगे बढ़ते हैं और उन भारी भरकम शब्दों को डिकोड करते हैं जो हमारे राष्ट्र के स्ट्रक्चर की असली नींव है। सबसे पहला शब्द है सॉवरेन यानी संप्रभु। इसका सीधा सा मतलब है पूर्ण आज़ादी। मतलब भारत अपने आंतरिक और बाहरी फैसले लेने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है। किसी भी बाहरी शक्ति का हम पर कोई दबाव नहीं है। यहाँ एक छोटा सा कैच है, जहाँ अक्सर सवाल बनते हैं। भारत का राष्ट्रमंडल या संयुक्त राष्ट्र का सदस्य होना उसकी संप्रभुता को बिल्कुल भी कम नहीं करता। दूसरा शब्द है रिपब्लिक यानी गणराज्य। इसका अर्थ है कि हमारे देश का प्रमुख, जो कि राष्ट्रपति हैं, वो हमेशा चुने जाएंगे, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से हों या अप्रत्यक्ष रूप से। लेकिन ब्रिटेन की तरह यहाँ कोई वंशानुगत राजा महाराजा नहीं होगा। इसके बाद आता है धर्मनिरपेक्षता या सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट। इसे समझना बहुत जरूरी है। पश्चिमी देशों के मॉडल में राज्य और धर्म बिल्कुल अलग होते हैं। उनमें एक कठोर अलगाव या रिजिड सेपरेशन होता है। लेकिन भारतीय धर्मनिरपेक्षता एक बहुत ही सकारात्मक यानी पॉजिटिव अवधारणा है। हमारे यहाँ राज्य का अपना कोई आधिकारिक धर्म नहीं है, बल्कि राज्य सभी धर्मों को समान दर्जा, समर्थन और सुरक्षा देता है। यही कारण है कि भारत में दिवाली, ईद और क्रिसमस सभी पर राज्य द्वारा समान रूप से राष्ट्रीय अवकाश दिया जाता है। सच कहूं तो हमारी इसी खूबी ने भारत की विविधता को इतनी खूबसूरती से बांध कर रखा है। अगला कॉन्सेप्ट है समाजवाद या सोशलिज्म का। देखिए, भारत डेमोक्रेटिक सोशलिज्म फॉलो करता है। ये एक मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल है, जहां पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने डीएस नकारा केस में इसे बिल्कुल स्पष्ट कर दिया था कि भारतीय समाजवाद का असली लक्ष्य आय, स्थिति और जीवन स्तर की असमानता को खत्म करना है। यह है कम्युनिस्ट समाजवाद से एकदम अलग है, जहां हर चीज, उत्पादन के सभी साधनों का पूरी तरह राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है। हमारे संविधान के 4 मूल लक्ष्य हैं: न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। इन्हें लेकर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने एक बहुत ही गहरी बात कही थी। उन्होंने माना था कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व मिलकर एक यूनियन ऑफ ट्रिनिटी बनाते हैं। आप इन्हें एक दूसरे से अलग कर ही नहीं सकते।
जरा सोचिए, बिना समानता के अगर स्वतंत्रता होगी तो कुछ गिने चुने लोगों का ही प्रभुत्व बन जाएगा, है ना? और बिना बंधुत्व या भाईचारे के स्वतंत्रता और समानता दोनों ही बिल्कुल बेमानी हो जाएंगे। अब इस कहानी में आता है एक बड़ा ट्विस्ट। चलिए चलते हैं सुप्रीम कोर्ट के गलियारों में और देखते हैं कुछ ऐतिहासिक कानूनी लड़ाइयां। ये दो केस परीक्षा के नजरिए से बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। 1960 के बिरुबाड़ी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है ही नहीं और इसीलिए इसे लागू या संशोधित भी नहीं किया जा सकता। लेकिन 1973 के ऐतिहासिक केशवानंद भारती केस में एक 80 डिग्री का पैराडाइम शिफ्ट आया। कोर्ट ने अपना ही पिछला फैसला पलट दिया और शानदार तरीके से घोषित किया कि प्रस्तावना संविधान का एक अभिन्न हिस्सा है। और दोस्तों, इसी ऐतिहासिक केशवानंद भारती केस से जन्म हुआ मूल संरचना का सिद्धांत, जिसे हम बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि संसद के पास संविधान और प्रस्तावना में संशोधन करने की व्यापक शक्ति तो है, लेकिन वो इसके बेसिक फीचर्स या मौलिक ढांचे को नष्ट नहीं कर सकती। ये लैंडमार्क सिद्धांत ही इस बात की गारंटी देता है कि हमारा संविधान बदलते वक्त के साथ एक जीवित दस्तावेज भी बना रहे, लेकिन अपनी मूल आत्मा को कभी न खोए। और ये बात सिर्फ 1973 पर जाकर नहीं रुकी। बाद के ऐतिहासिक फैसलों ने भी इस दर्जे को और मजबूती दी। एसआर बोम्मई केस 1994 और LIC ऑफ इंडिया केस 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने फिर से जोर देकर कहा कि प्रस्तावना संविधान का अटूट हिस्सा है। दरअसल बोम्बई केस में तो कोर्ट ने धर्मनिरपेक्षता को स्पष्ट रूप से संविधान की मूल संरचना का एक अहम हिस्सा घोषित कर दिया था। चलिए अब बात करते हैं 42वें संशोधन अधिनियम की, जो हमारे संवैधानिक इतिहास का एक बेहद महत्वपूर्ण पन्ना है। 1976 में इमरजेंसी के दौरान प्रस्तावना में पहली और आखिरी बार संशोधन किया गया। इस 42वें संशोधन अधिनियम को अक्सर मिनी संविधान भी कहा जाता है। इसके जरिए प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए: समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। पहले जहां सिर्फ राष्ट्र की एकता लिखा था, उसे और व्यापक बनाकर राष्ट्र की एकता और अखंडता कर दिया गया। इसे याद रखने की एक बहुत ही आसान सी ट्रिक है, SSI, यानी सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटेग्रिटी। प्रीलिम्स में ये ट्रिक पक्का आपके बहुत काम आएगी। और अब वक्त है हमारे अल्टीमेट एग्जाम रिवीजन सारांश का, जो मेंस और प्रीलिम्स के लिए आपका सबसे अच्छा चीट शीट साबित होगा। तो चलिए खेलते हैं एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड। क्या प्रस्तावना सीधे तौर पर कोर्ट में लागू करने योग्य है? जवाब है बिल्कुल नहीं, ये नॉन जस्टिशिएबल है। क्या ये विधायिका के लिए शक्ति का कोई स्रोत है या उस पर कोई पाबंदी लगाता है? नहीं, ऐसा भी नहीं है। तो फिर सवाल उठता है कि इसका प्राथमिक उपयोग क्या है? देखिए, जब भी संविधान के किसी अनुच्छेद की भाषा थोड़ी उलझी हुई या अस्पष्ट लगती है, तब सुप्रीम कोर्ट इसे एक मार्गदर्शक प्रकाश, एक गाइडिंग लाइट की तरह इस्तेमाल करता है, ताकि संविधान निर्माताओं के असली इरादों को बारीकी से समझा जा सके। इस पूरे विश्लेषण को खत्म करने से पहले मैं एक बहुत ही अहम सवाल आपके सोचने के लिए छोड़ना चाहता हूं। अगर प्रस्तावना किसी कोर्ट द्वारा जबरदस्ती लागू नहीं करवाई जा सकती, तो फिर इसकी असली ताकत आखिर कहां है? सच तो यह है कि इसकी असली शक्ति उन आदर्शों में है जिसे निभाना हम सब की, इस लोकतंत्र के हर नागरिक की जिम्मेदारी है। संवैधानिक नैतिकता सिर्फ भारी भरकम किताबों में नहीं, हमारे रोजमर्रा के जीवन में, हमारे व्यवहार में झलकनी चाहिए। याद रखिए, प्रस्तावना महज किसी किताब का एक पन्ना भर नहीं है, ये भारत के लोकतंत्र की असली धड़कन है। उम्मीद है ये विस्तृत विश्लेषण हम सभी के लिए बहुत ज्ञानवर्धक रहा होगा। सीखते रहें और हमेशा आगे बढ़ते रहें।